नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आज हमारा कैमरा आया था। ठीक है, मैं अकेला हूं तो सेटिंग नहीं कर पाया कैमरा की कैसे चलता है, और थोड़ी बहुत सेटिंग जाना है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, आज से दोस्तों मैं सभी के कमेंट पढ़ा करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपसे ही जो है सब कुछ आया है, कैमरा भी आज आया है, डिजिटल बोर्ड पहले आ गया था, तो सभी के कमेंट पढ़ूंगा, चिंता न करो। तो दोस्तों स्वागत करता हूं सबका, जिनमें ठीक है, वैसे तो देखो लैपटॉप भी रखा है मगर दूर है वो। ठीक है, परंतु दोस्तों मैं आपका कमेंट यहाँ से पढ़ूंगा। हाँ दोस्तों, सबका स्वागत है। इनमें आदर्श कुमार जी, विजय सिंह जी, अजय कुमार महाले जी, संगीता पटेल जी, शिवाजी, सेल्फ अर्न जी, सोने लोहिया जी, रितिका गोस्वामी जी, अर्जुन धाकड़ जी, मधु जी, आदर्श कुमार जी, स्मिता राय जी, सुमन काट्याल जी, प्रसन्नजीत घोष जी, कल्पना द्विवेदी जी, वर्षा कौशिक जी, शिखा जयम्बाल जी, सबका स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है, देखो अभी तक तो क्या हो रहा था कि पहले मैं रिकॉर्ड करता था तब जाकर आपको जो है लाइव करता था। आज मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव हूँ। ठीक है, अभी दोस्तों बहुत कुछ काम बाकी है, अकेले अकेले चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है हर काम करने में। ठीक है, आप सोचते होंगे भाई मैं कितना लेट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना किसी बात बनाते हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आज की जो क्लास है बहुत शानदार क्लास है दोस्तों। ठीक है, आप कह रहे थे कि भाई सर भाई प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होंगे, तो आज से हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं। पाषाण काल, देखो आप सभी ने पाषाण काल की थोड़ी पढ़ ली होगी, तो हम आज से पाषाण काल के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। और देखो प्रैक्टिस सेट का नाम क्या है, 296 प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, सेल्फ फॉर्म अरन जी कह रही है प्रकाशना मिश्रा जी वेलकम, देवास उल्के जी वेलकम, संगीता जी, मीना कुमार जी वेलकम। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आ तो रही है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर। आ रही है आवाज। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों, आज हमारी देखो अभी तक आपने हमारे प्रैक्टिस सेट भी देखे और थ्योरी क्लास भी देखी। आज हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो मैं डेमो क्लास लाता हूँ यूट्यूब पर वो कुछ एक्स्ट्रा हो। दोस्तों जैसा आपके सामने है वैसा ही हमारे कोर्स में है। ठीक है, मैं किसी के साथ में दुहात नहीं करता हूँ। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और दोस्तों देखो हमारी आपके लिए जो है मैंने 3 किताब लॉन्च की है, भारतीय इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की और मध्यकालीन भारत के इतिहास की 3 बुक लॉन्च कर चुका हूं। और आपके लिए जल्द ही मॉडर्न की लाऊंगा, और जल्दी जल्दी बहुत सारी दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप पहली बार में ही सफलता अर्जित कर लो। आदर्श कुमार कह रहे जी सब लोग सर की वीडियो को लाइक कर दो, भाई कर दो यार। दोस्तों आपके लिए देखो हर एक 15 दिन में एक ऑल इंडिया टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे बेशक हमें घाटा हो रहा हो, मगर दोस्तों आपके लिए सब जायज है। ठीक है, इसमें देखो टॉप 10 बच्चों को क्योंकि हमारा जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो आपको इंडिया में टॉप 10 में ले जाना है। तो इसलिए 60% नंबर पाने वाले बच्चों को, जिनमें टॉप 10 बच्चे होंगे, उन पर इनाम भी है। ठीक है, केवल 20 रुपये का शुल्क है, आप दोस्तों अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
तो देखो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। हमारी सिस्टर कह रही है कि भैया आप तो काले लग रहे हो। दोस्तों काले भूरे तो दो ही रंग होते हैं, सब चलता है। अच्छा, पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। देखो दोस्तों, मैं पहले ही कहता हूं कि हमारे थ्योरी क्लास प्रैक्टिस सेट का कोई तोड़ नहीं है। इतने सस्ते में इतना अच्छा कंटेंट दोस्तों, मैं कह रहा हूँ शायद ही कोई परवरदिगार होगा जो देगा आपको। ठीक है, तो सबका स्वागत अभिनंदन है भाई। शेयर करो वीडियो को। नेहरा कुमारी जी, मनोज जी, वेलकम आपका, सबका स्वागत अभिनंदन। ठीक है, अगर किसी का दोस्तों मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे क्लास भी बनानी है। तो पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और एकदम कहते हैं ना भाई क्रीम सेलेक्टेड सवाल है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी आप कमेंट। अर्जुन ठाकुर जी वेलकम, आदर्श कुमार जी वेलकम। ठीक है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही शानदार सवाल है। देखते हैं भाई कौन हमारी जो थ्योरी पढ़ी है जिसने वो सही आंसर लगाएगा। बहुत ही शानदार। ठीक है, दोस्तों देखो, अगर हम पहला देखें कि प्राचीनतम एवं अपरिष्कृत हैंड एक्शों को एस्ट्रिल कहा जाता है। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जानना जरूरी है। अपरिष्कृत, देखो हिंदी का शब्द है। अपरिष्कृत मतलब होता है कोई पत्थर है उसको अगर घिसते हैं, छीलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है परिष्कृत। और उसको जो का त्यों बनाते हैं कोई औजार तो उसको बोलते हैं अपरिष्कृत। तो क्या हुआ, यानी कि अपरिष्कृत मतलब कि बिना छीला हुआ, बिना घिसा हुआ। ठीक है, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, इंग्लिश का शब्द है हैंडेक्स। तो एस्यूलिन, अब ये एस्यूलिन क्या बला है? आप कह रहे हैं एस्यूलिन क्या बला है? देखो दोस्तों, पाषाण काल टॉपिक है, तो पाषाण काल टॉपिक में देखो, मैं दोस्तों पहले तो इस फोन को रख दूं। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों हाथों से पढ़ाने में मजा आता है, मुझे सीरियस बता रहा हूँ, इसलिए मैं कमेंट जो है कम पढ़ता हूँ। तो देखो दोस्तों, पाषाण काल में, पाषाण काल जैसे कि नाम से विदित है कि पत्थरों का काल था उस समय। तो पत्थर के जो औजार थे उनसे मानव पशुओं को मारता था और मारकर अपनी पेट की आग बुझाता था। ठीक है भाई, उनका यही पेशा था, धंधा था, क्योंकि भाई इंसान कुछ भी कर सकता है पेट भरने के लिए। तो देखो 8 प्रकार के औजार थे। ठीक है, औजार मनुष्य ने प्राचीन काल में 8 प्रकार के औजार प्रयोग किए। पहला इलेक्ट्रोनियन, ठीक है, दूसरा मोस्तारी, तीसरा एस्यूलिन, एस्यू दोस्तों जो भी नए हैं एस्टुलियन, एस्यूलिन। ठीक है, चौथा है आपका एबीबेली। जो भी नए हैं वो नोट बनाते रहेगा, बहुत ही शानदार। ये मान लीजिए, देखो वैसे आज मैंने तैयारी नहीं की है। ठीक है, आप ये कहेंगे भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बोइश में दिक्कत आ रही है सर। अच्छा, बोइश में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं मुझे। ठीक है, क्या किसी को और को दिक्कत आ रही है? क्या और किसी को दिक्कत आ रही है? तो क्लैक्टोनियन, मोस्तारी, एशोलिन, एबिलेली। ठीक है, पांचवा ओल्डोवान, ओल्डोवान। छठा, ठीक है दोस्तों, छठा जो है आपका वो है एसुली हो गया, एबिलेबी हो गया। ठीक है, और लेवेलेवाई,
और इसका लेबे लेबे बाई, ठीक है। सातवां माइको माइको क्यूट, ठीक है। एक प्रकार दोस्तों और है आपका, नहीं सॉरी 7 ही है दोस्तों, ठीक है। 7, ये 7 ही है, 7 प्रकार है इलेक्ट्रोनियन, ठीक है। आपके 7 और प्रकार के औजार थे जो प्राचीन काल के मानव ने, पाषाण काल के मानव ने प्रयोग किए। तो अब ये सवाल देखते हैं कि प्राचीनतम एवं अपरिष्कृत हैंडॉक्सों को एस्टुलिन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखो, जो प्राचीनतम और अपरिष्कृत जो औजार थे, कुल्हाड़ियां थी, उनको बोला गया है दोस्तों, उनको बोला गया है एबी लेबी, ठीक है। उनको क्या बोला गया है? एबी लेबी बोला गया है। यानी कि जो औजार प्राचीनतम भी है और वो बिना घिसे पिटे और उनको जैसे थे पत्थर ऐसे ही मानव ने यूज किए, प्रयोग किए, उनको बोला गया है एबी बेली, ठीक है। दूसरा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, विकसित एवं परिष्कृत हैंडक्स को एबी बेली कहा जाता है। दोस्तों, अगर विकसित की बात करें और परिष्कृत की बात करें, परिष्कृत मतलब कोई पत्थर जिसको घिस कर और उसको छील कर एकदम बढ़िया, एकदम परिष्कृत बनाया गया हो, ठीक है, औजार बनाया गया हो, तो उसको क्या बोला गया है? एस्टुलिन बोला गया है। तो ये दोनों सवाल जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों देखो, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, दोनों सही नहीं हो सकते, और चौथा सही, यानी कि न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 99% आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसे सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ सोहन घाटी की संस्कृति, ठीक है, सोहन घाटी की सभ्यता। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टीएन बाडिया, के आर यू टॉड, ओल्फ रूफर, एचडी संकालिया। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत शानदार। देखते हैं कितने सही आंसर देते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट पढ़ लूं इतने। सुमन जी कह रही है सेल्फ, प्रकाश जी कह रही है मुग्देलियन संस्कृति। देखो, मैग्देलियन संस्कृति जो है वो एक जहां पर जो निम्न प्रापाषाण काल के जो औजार पाए गए उसी को बोला गया है मुग्देलियन संस्कृति, ठीक है। निम्न प्रापाषाण काल या मैग्देलियन संस्कृति या मद्रास संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति, एक ही नाम है उनका, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। सभी जो है कोई डी लगा रहे हैं, कोई बी लगा रहे हैं। मनोज जी ए, अंकिता जी ए, रितिका जी ए, मनोज जी ए, सेल्फ जी 2D। दोस्तों देखो, सोहन घाटी को क्या बोला गया है? देखो, सोहन घाटी के कई नाम हैं, जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति, पुरापाषाण काल। देखो, अगर बात करें कि निम्न पुरापाषाण काल के जो काल था, उसके जो औजार थे वो कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। पहला सोहन घाटी में पाए गए हैं, सोहन घाटी, ठीक है। दूसरा अतीरपक्कम, पल्लवरम, ये मद्रास में है, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति बोला गया है, ठीक है। मैग्देलियन संस्कृति, ठीक है। और इसको क्या बोला गया है? चापर चापिंग संस्कृति, ठीक है। इसके ये अन्य नाम हैं,
सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चापर चापिंग बोला गया है, सोहन घाटी संस्कृति बोला गया है, अतीरपक्कम पल्लवरम मेघदिलेन चापर चापिंग संस्कृति बोला, मद्रासी संस्कृति बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? मद्रासी संस्कृति बोला गया है। क्योंकि दोस्तों पल्लवरम में 1863 ईस्वी में, ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्रूस हूट ने 1863 में पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम में, और इसके दोस्त ने अतीरपक्कम में हैंडेक्स का जो है मतलब हैंडेक्स की कुल्हाड़ी जो है हस्त कुठार खोजे थे, जो सबसे प्राचीन है। अब बात करते हैं सोहन घाटी। देखो दोस्तों, निम्न प्रापसण काल को हम सोहन घाटी संस्कृति भी बोलते हैं। सोहन घाटी जो है वो राजस्थान और हरियाणा के आसपास में है। ठीक है, तो क्या होता है, सोहन घाटी में उत्खनन कराया गया। ठीक है, तो क्या निकला उसमें? बहुत सारे मानव जीवाश्म मिले, ठीक है, हस्त कुठार मिले। तो निम्न प्रापसण काल को सोहन घाटी की संस्कृति भी बोला गया है। अब बात करके इसकी खुदाई किसने कराई थी? तो दोस्तों ये कराई थी D.N. बार्डिया ने। ठीक है, इसलिए सोहन घाटी की संस्कृति की खुदाई के कारण D.N. बार्डिया को सोहन घाटी का पिता कहते हैं। और देखो, अगर सवाल में आए कि कब किया गया, तो 1928 में किया गया, याद रखिएगा। ठीक है बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अंशुल कुमारी जी वेलकम आप करेंगे, मद्रासी संस्कृति, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले दूसरे का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो सवाल का लेवल देखना और जो मैं समझा रहा हूं दोस्तों वो देखना आप। ठीक है, देखो मैंने अभी जो है कहते ना कि भाई टीचर को तैयारी करनी चाहिए, परंतु हमारे आज रिश्तेदार आ गए थे, ठीक है, हमारे घर पे, तो आज मैंने तैयारी नहीं की। फिर भी दोस्तों जो ज्ञान है वो आपको मैं दे रहा हूं। तो निम्न प्रापसण काल का स्थल इनमें से कौन सा है जहां से एस्यूलियन औजारों के एस्यूलियन औजारों के साथ साथ जंतुओं के 17 पद चिन्हों की प्राप्ति हुई है, जिसमें 3 जंतु के दांतों के जीवाश्म, घोड़े, नीलगाय और दरियाई घोड़े प्राप्त हुए। कितना बेहतरीन सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। देखो आयोग आजकल क्या कर रहा है, ये नए सवालों को दे रहा है आपको, और देखो आपकी बुकों में ऐसे नए सवाल नहीं है। दिक्कत यही है, आप कहते हैं भाई आयोग ने कहां से दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। नहीं दोस्तों, ये देखो सब वो पहले ही कहता है कि बच्चों ऐसा करना कि जो भी लेटेस्ट सवाल है हिस्ट्री के, जो नए इन्वेंशन हुए, खुदाई हुए, स्तंभ निकले, प्रातः निकला है, उस पर गौर दीजिए, नंबर वहां से बनेंगे आपके बेहतरीन। ठीक है, तो बाघोर, करीमपुर, अतीरपक्कम, पल्लवरम, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, देखते हैं कौन जो है आंसर देते हैं। निरंजन कुमार यादव जी वेलकम आपका, आप बता रहे हैं 3। दोस्तों आज हमारा जो सेटअप है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो भाई ये जो सवाल है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अतीरपक्कम। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो लेटेस्ट सवाल है, आंसर कहते हैं दुर्राटे काट देना भाई आप ठीक है, ओम फ लगा के। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रापसण काल के स्थल, ध्यान से समझते दोस्तों, निम्न प्रापसण काल के स्थल तथा उनके उत्खननकर्ता के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं भी देख लेता हूं भाई कैसी आज की थोड़ी सी सही आ रही है। भाई कहते हैं टीचर को जो है अपना पढ़ाए हुए को थोड़ा
कहते हैं भाई देखना चाहिए कैसे पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं भी जो है अपनी क्लास खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, शैल्प जी ए, अंशु कुमार जी बी, कृतिका जी ए, वर्षा कौशिक जी आपने लगाया है सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्पना जी आपने 4 का ए लगाया है। ठीक है, दोस्तों देखो, जो सुमेलित नहीं है उसको पहले देखते हैं। व्यास बाणगंगा नदी घाटी का उत्खनन किसने करवाया था? बी लाल ने करवाया था। देखो सवाल में से सवाल निकलते हैं, ये राइट आंसर है, गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है, जो सही नहीं है। तो पहला सही है, व्यास बाणगंगा घाटी का उत्खनन करवाया। देखो ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, तो पहला ठीक है इसमें। ठीक है, गलत नहीं है। दूसरा, सोहन घाटी में, देखो सोहन घाटी का पिता कौन, किसको बोल रहा है? डी एन बाडिया को। परंतु सोहन की घाटी में पिंडी घेव का उत्खनन जो करवाया था वो KRU टॉड ने कराया था, जिन्होंने क्या लिखा है? राजस्थान का इतिहास लिखा है। ठीक है, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तीसरा, कश्मीर में पहलगाम का उत्खनन दोस्तों डी टेरा ने नहीं कराया दोस्तों। देखो डी टेरा कौन थे? 1935 में, 1935 में इन्होंने दोस्तों क्या किया था? बुर्जहोम डी टेरा और पीटरसन ने बुर्जहोम का उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो तीसरा ही गलत है। इसमें जो सही है वो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बेलन घाटी का उत्खनन कराया था GR शर्मा ने। बेलन घाटी का दोस्तों इलाहाबाद के पास में। और GR शर्मा कौन थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो देखो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो इतने सवाल मैं आपको दूंगा, इतने सवाल दूंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा भाई, बातों में इतने सवाल आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण, ठीक है, किस नवपाषाण कालीन स्थल को बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है ये। अंशु कुमारी जी कह रही है जी डी टेरा एम पीटरसन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बड़ी सवाल दोस्तों। देखो अगर हम इंडिया का नक्शा बनाए, ठीक है, तो भाई यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, तो देखो ये जो सभी 4 स्थल हैं ये सब पाकिस्तान में है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो रोटी का टोकरा
या बलूचिस्तान का अन्न भंडार जो बोलते हैं वो मेहरगढ़ को बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो सवाल आता है कि मेहरगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, राई, ठीक है, रागी। इसके अलावा यहां पर प्रथम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिनमें देखो कभी कभी ये पूछता है कि जिनमें क्या क्या मिला है, भैंस, पालतू भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, इसके अलावा इसको भाई अन्न भंडार, बलूचिस्तान का अन्न भंडार बोलते हैं, बलूचिस्तान का, क्योंकि भाई ये जो क्षेत्र है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बलूचिस्तान का अन्न भंडार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी उपजाऊ है। इसके अलावा इसको रोटी का टोकरा भी बोलते हैं, रोटी का टोकरा भी बोलते हैं। अब अगर बात करें भाई, एक और महत्वपूर्ण सवाल मुझे याद आ रहा है कि मेहरगढ़ को, अगर हम इसकी डेट की बात करें, भाई डेट की बात करें, डेट बड़ी कीमती है इस आपके नेट के एग्जाम में, तो भाई लगभग 6000 से लेकर 6500 ईसा पूर्व इसका काल मानते हैं इतिहासकार। ठीक है, अगर बात करें कि भाई यह किस हड़प्पा के किस काल का स्थल था, तो भाई दोस्तों याद रखिएगा, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके 3 काल थे। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके 3 काल थे, याद रखिएगा। पहला था प्राक हड़प्पा, ठीक है, दूसरा परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व, और तीसरा था हड़प्पावाद, हड़प्पावाद। तो देखो जो प्राक हड़प्पा था उसको बोला गया है सिंधु सभ्यता का ग्रामीण का समय, यानी कि जो प्राक हड़प्पा है यह सिंधु सभ्यता का जो शुरुआत थी, जब सिंधु सभ्यता अपने ग्रामीण चरण में थी उसको प्राक हड़प्पा बोला गया है। ठीक है, और जब सिंधु सभ्यता अपने नगरीकरण के समय में आई, ठीक है, तो उसको बोला गया है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। और देखो अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है, तो हम बताते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल बताते हैं। ठीक है, कितना काल है इसका, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। हम और ये अगर हम बात करें कि भाई ये जो काल है वो कैसे मालूम पड़ा, तो सी कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, धर्म और हड़प्पावाद की बात करें तो 1750 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। सबका स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये पूछे आपसे कि भाई मेहरगढ़ का जो समय है, समय ये बताओगे आप। अगर आपसे पूछे कि भाई ये किस चरण की है, तो प्राक हड़प्पा सभ्यता के काल की है। ठीक है, सोती संस्कृति, मेहरगढ़ संस्कृति, ये क्या है, प्राक हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा से पहले, जो परिपक्व हड़प्पा है उससे पहले की काल की है। तो देखो इतना, देखो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ईमानदारी से, मैं आज की क्लास के लिए पढ़ा नहीं था, क्योंकि आज मैं वीडियो की सेटिंग करने में व्यस्त रह गया। अगर मैं पढ़ लेता तो दोस्तों धुआं उड़ा देता, धुआं कहते हैं ना, धुआं, दुर्राटे काटता है मैं दुर्राटे। क्वेश्चन नंबर 6, निग्रिटो और अफ्रीकी निग्रोसम के बारे में असत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, देखो भाई मैंने समझाया आपको कि जब अफ्रीका के जंगलों से, ठीक है,
अफ्रीका के जंगलों से जब रामापिथेकस बाहर निकला, ठीक है, तो क्या कहलाया, वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। और जो जंगलों में ही रहे वो कहलाए बानर या कपी, क्योंकि भाई कहते हैं कि मानव का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो अफ्रीका के जंगलों से हुआ है। और आदि पूर्वज कौन था, बानर और कपी था। तो जो कपी जंगलों में रह गए, जो चारों पांवों का प्रयोग करते थे, हाथ नहीं थे, चारों पांवों का प्रयोग करते थे, तो वो कहलाए बानर या कपी। और जिन्होंने जंगलों को छोड़कर खुले मैदानों में रहना शुरू कर दिया, ठीक है, वो कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कभी कभी ये पूछता है कि भाई उसका समय कब था, तो लगभग दोस्तों 56 लाख ईसा पूर्व था। याद रखिएगा 56 लाख, देखो मैं बता रहा हूं मैं आपको, 56 लाख ईसा पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति अस्तित्व में आई। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे प्रथम मानव प्रजाति कौन सी थी, तो बताना आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी, ठीक है। तो देखो निग्रिटो और अफ्रीकी निग्रोसम के बारे में सत्य कथन देखो, मैंने बताया आपको ये कौन थी, ये प्रजातियां थी मानव कि भाई निग्रिटो मानव, ठीक है, निग्रिटो मानव, भूमध्य सागरीय मानव, ठीक है, और पिकिंग मानव, जावा मानव, ठीक है, और आपका द्रविड़ मानव, है ना। तो दोस्तों ये जो कुछ मानव थे, और जो कहते हैं कि भाई अफ्रीका के जंगलों में जो ब्लैक, जो काले काले लोग रहते हैं, उनको क्या बोला गया है, तो आपको क्या बोला गया, निग्रोसम, उनको बोला गया है निग्रोसम। और जो भारत की तरफ आई मानव, उसको बोला गया है निग्रिटो। तो आपसे उनके बारे में पूछ रहा है कि भाई असत्य कथन कौन सा है, तो आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं, निग्रिटो ऐसा रूप है जो अफ्रीकी निग्रोसम के रूप से बहुत भिन्न प्रजाति है। बिल्कुल राइट है। देखो दोस्तों, जो अफ्रीकी निग्रोसम है वह शरीर से थोड़े तगड़े से, ठीक है, वो काले थे, ज्यादा काले, क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो काफी नम्र है, ठीक है, यानी कि आर्द्र है। और वहां दोस्तों जो रेतीली जमीन है, तो वहां के लोग थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, काले हैं, ठीक है, और उनका जो चेहरा है वो भारी है। अगर निग्रोटो की बात करूं तो ये गुट्टे हैं ना, उनका कद छोटा है, ठीक है, और ये जो है गोरे हैं, और इनका जो ठोड़ी है वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, निग्रिटो, ठीक है। तो निग्रिटो ऐसा रूप है जो अफ्रीकी निग्रोसम रूप से बहुत भिन्न प्रजाति है। ये ठीक है, ठीक है, असत्य नहीं है। दूसरा, निग्रिटो एक शैशवी रूप है, इसमें छोटा सिर पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया दोस्तों, उनकी ठोड़ी जो है बाहर तरफ निकली हुई थी, छोटा रूप है, सिर उसका छोटा है। और जबकि अफ्रीकी निग्रोसम का जो सिर था वो भारी था, है ना। तीसरा, निग्रोसम प्रजातियां लंबे सिर और ऊंचे से मंझोले कद वाली होती हैं। बिल्कुल ठीक है, निग्रोसम प्रजातियां लंबे सिर और ऊंचे से मंझोले कद वाली होती, यानी कि ये ऊंचे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा, निग्रिटो ऐसा रूप है जो अफ्रीकी निग्रोसम रूप से समान प्रजाति है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों बिल्कुल क्या है, अलग है। एक अफ्रीका में निवास करती है, एक एशिया में निवास करती है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे भाई क्या सवाल है, तो भाई मैं सवाल ऐसे ही लाता हूं कि जो आयोग देता है, जो आप छोड़ देते हो, वो सवाल आ रहे हैं आजकल। तो आप थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ठीक है दोस्तों, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। समय बदल गया है, काम नहीं चलेगा, सिलेबस चेंज हो गया है, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग पेपर बना रहे हैं आपका,
वो देख रहे हैं कि बच्चे में टैलेंट कितना है, कितना दोस्तों गहराई में उतर सकता है बच्चा। तो मैं जो सवाल ला रहा हूं वो गहराई वाले सवाल है। ऐसा नहीं है मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं कि भाई एक सवाल लाया उसमें 4 ऑप्शन छोटे छोटे से ग्रुप डी वाले सवाल। दोस्तों मैंने जब से मैंने क्लास बनानी शुरू की है मैं कहता हूं कि मैं ग्रुप डी के सवाल नहीं लाता हूं आपके लिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपका समय थोड़ा बहुत खराब कर रहा हूं दोस्तों, उसमें कंटेंट होगा एकदम एक ग्रेड का, सवाल ऐसे होंगे जो आए पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्कन के एस टीले कितनी बार एग्जाम आ चुका है? कई बार एग्जाम आ चुका है। एस टीले या एस माउंड, ठीक है, एस टीले या एस माउंड, ठीक है, या इसको बोलते हैं राख के टीले, राख के टीले बोलते हैं इनको, राख के टीले। अब बात करें राख के टीले बने कैसे थे तो दोस्तों देखो, अब दक्षिण भारत में क्या था कि जब नवपाषाण काल का समय था, नवपाषाण काल का समय था तो वहां के जो लोग थे वो चरवाहे जाति के थे। कैसे थे? चरवाहे जाति के थे, चरवाहे जाति के थे। अब वो अपने साथ में बड़े बड़े झुंड यानी कि हजार गाय भैंस वगैरह रखते थे। तो अब भाई उन्होंने, वो चरवाहे जाति के थे, चरवाहा मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जो होते थे लोग बाग, क्योंकि भाई उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। जब स्थायी निवास नहीं होता तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह कम से कम 6 महीने 3-4 महीने रुकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब 3-4 महीने वो प्रजाति रुकी, मानव रुके, तो उन्होंने जब एक क्या बनाया, एक लकड़ी का बाड़ा बनाया इस तरीके का कि भाई, और इसमें क्या किया, इसमें अपने जो पालतू जो पशु हैं उनको बांध दिया। ठीक है, इनको बांध दिया और चारों तरफ लकड़ी के क्या बना दिया दोस्तों, सुरक्षा के लिए घेरा बना दिया ताकि जानवर इन पर हमला न कर जाए। तो दोस्तों जब वो यहाँ से यानी कि कोई स्थल पर 6 महीने इन्होंने बिताए और 6 महीने बाद जब ये एक जगह से दूसरी जगह गए तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं, क्योंकि देखो यहाँ पर उनके पशु हैं और पशु जब लैट्रिन करते हैं, पोटी करते हैं, उनको गोबर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मानव ने उसी गोबर में जो है, उसी जो सुरक्षा के जो डंडे थे उसी समेत आग लगा दी, गोबर में आग लगा दी। तो दोस्तों जो गोबर थे वो ऊंचे ऊंचे ढेर बन गए। तो इसी ढेरों को, उसी राख के ढेरों को क्या बोला गया है, एस टीले या राख के टीले या एस मोंड बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा समझाऊंगा मैं, आप विश्वास नहीं करोगे। देखो कहते हैं भाई, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आपको ग्रुप डी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यूजीसी नेट जो इंडिया का नंबर 1 पेपर है वो पढ़ा रहा हूं। देखो दोस्तों, अब सवाल पर आते हैं। देखो हर एक सवाल को समझिए, सवाल क्या पूछ रहा है भाई। ऐसा ना हो आप एस टीले के बारे में जानते नहीं है तो सवाल का आंसर कैसे दोगे आप, नॉर्मल सी बात है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों जो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था। बताइए, जो मैंने समझाया कि ये सही बैठ रहा है, बिल्कुल गलत बैठ रहा है। ठीक है दूसरा, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी। बताइए क्या ठीक है, नहीं ठीक, ये भी गलत है। तीसरा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष थे। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। ठीक है, भट्टे जहां बर्तन पकाए जाते थे। देखो जो मैंने बताया आपको, क्या वो कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है सही। दोस्तों ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दोस्तों पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूं भाई किसी को पसंद आ रहा है हमारा टीचिंग का फंडा या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हो। भाई आज मैं बिल्कुल लाइव हूँ आपके सामने, तो आज एक बार देखें कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, लाइक नहीं है ठीक है भाई, आज लाइक मैं पहली बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो यार बिना कहे, क्योंकि देखो मेहनत लगती है
है ना। कौन सा स्थल 3 क्रमबद्ध संस्कृतियों नवपाषाणी, ताम्रपाषाणी और लौह युगीन का प्रतिनिधित्व करता है? देखो दोस्तों, इसको ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर याद भूलोगे नहीं। देखो दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें, इसको इसकी ऐसी खल उतारूंगा, देखो आप कैसा। इतिहास को दोस्तों इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो काल पूछ रहा है इस तक पहुंचना है हमें, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। दूसरे का नाम है आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे का नाम दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल। राइट, ओके। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक की। इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरे को बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। तीसरे को बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो इस टॉपिक में, ठीक है। रितिका जी कह रही है सर क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। शिवाजी कह रहे हैं सुपर जी। अर्जुन धाकड़ जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत आप सभी का धन्यवाद भाई जो आप इतना मन लगा के मुझे देख रहे हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं बहुत अच्छा टीचिंग मेथड, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक है उसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो उसको सबसे पहला इसको प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल। दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल। तीसरे का नाम है नवपाषाण काल। अगर किसी को इनकी डेट पता हो कमेंट कीजिए, आपको देखें भाई किसको पता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें प्रापाषाण काल की, तो इसको भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का नाम क्या है, पूर्व या निम्न प्रापाषाण काल। पूर्व प्रापाषाण, ठीक है। दूसरे पार्ट का नाम है आपका पूर्व मध्य प्रापाषाण काल। पूर्व मध्य पाषाण काल। जो तीसरा पार्ट है पुरापाषाण काल का, उसका नाम है उच्च पुरापाषाण काल। भाई दोस्तों, अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो बताइए, आपको ऐसा पढ़ाऊंगा। देखो कहते हैं ना कि भाई, अर्जुन धाकड़ जी कह रहे हैं बस नेट पास करवा दीजिए। बस चिंता ना करो, आप बस मेहनत करते रहो मेरे साथ में, ठीक है। अगर देखो हम इसकी डेट की बात करें तो देखो पुरापाषाण काल जो है वह लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर बीसी से लेकर लगभग 10,000 बीसी, ठीक है। ये टाइम किसका है, पुरापाषाण काल का है। अगर हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पूर्व पुरापाषाण काल का जो समय है वो 6 लाख से लेकर 1.5 लाख बीसी। आपको शायद दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा, हाँ करूंगा सर। तो पर नहीं जाएगा, नहीं जा रहा भाई, ठीक है। अगर हम पूर्व मध्य पाषाण काल की बात करें
तो यह 1.5 लाख से लेकर लगभग 30,000 BC तक, ठीक है। और उच्च प्राप्रसारण काल की बात करें तो लगभग 30,000 BC से लेकर 10,000 BC, ठीक है। आप कह रहे होंगे भाई सवाल ये है क्या ये फंडा बता दिया हमने। तो भाई देखो, मैं कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। देखो, नवपाषाण काल भी है, ताम्रपाषाण काल भी है, लौह युगीन भी है। इसको जो काल है वो डिवाइड कैसे होता है, तो देखो दोस्तों, अब जो उच्च प्राप्रसारण काल जहां पर समाप्त होता है वह समय है 10,000 BC यानी कि ईसा पूर्व, और जहां ये खत्म होता है वहां पर हमारा मध्य पाषाण काल स्टार्ट होता है। जो मध्य पाषाण काल है उसका समय 10,000 BC से लेकर लगभग 8,000 BC है, ठीक है। कहीं कहीं 6,000 BC बोलता है तो हम 6,000 भी कर सकते हैं, 8,000 भी कर सकते हैं। और जहां पर मध्य पाषाण काल खत्म होता है वहीं पर हमारा नव पाषाण यानी कि 8,000 से लेकर, ठीक है, लगभग 2,000 BC खत्म होता है, ठीक है। इतना कंटेंट बता रहा हूं दोस्तों, मैं इतना कंटेंट बता रहा हूं मैं, आप भी कहोगे यार कहाँ आ गया हम फंस गए। अंशु कुमारी जी कह रही है 50 लाख से 50,000। देखो, अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं तो मैं 6 लाख से आपको बता रहा हूँ 10,000, यही एकदम प्रमाणिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें कि भाई जहां नव पाषाण काल खत्म हुआ तो ये समय कितना हुआ, लगभग 2,000 BC। उसके बाद ताम्र पाषाण काल शुरू होता है, यह चलता है लगभग 2000 BC से लेकर, ठीक है, लगभग 1000 BC तक, ठीक है। ताम्र पाषाण का मतलब क्या है कि जिस काल में पाषाण यानी कि पत्थर के औजार और तांबे के औजार साथ साथ चल रहे थे, यानी कि भाई मेरे पास में क्या है, मेरे पास में पत्थर के औजार हैं। अब हमने यानी कि मानव ने तरक्की कर ली और प्रथम धातु जो उसने खोजी थी उसका नाम था तांबा। तो भाई कुछ लोग ज्यादा शातिर थे तो उन्होंने क्या किया, तांबे का औजार बना लिया। तो जब वह काल शुरू हुआ तो दोस्तों उसको वो कहलाया ताम्र पाषाण काल, यानी कि जिस काल में पत्थर के और तांबे के औजार साथ साथ चल रहे थे उस समय को बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में जब हमें यानी कि इतिहासकारों को लोहे का साक्ष्य मिलता है, लोहे कहाँ मिलता है, अतरंजी खेड़ा में मिलता है, हस्तिनापुर में मिलता है, ठीक है। तो यह काल कहा गया है लौह युगीन काल, और यह जो काल था हम इसको वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो काल है वो किस तरीके से डिवाइड होता है। और अब हम बात करें भाई इन सवालों पर के ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है संगन कल्लू, आमरी, कोल्डी हवा और चिरांद। भाई कोल्डी आप सभी जानते होंगे, कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। देखो, जब कुछ समय पहले कहा गया था कि भाई सबसे प्राचीन जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डी हवा में मिले थे, परंतु लेटेस्ट खोज होती रहती है, ठीक है। तो एक नया स्थल मिला है जिसका नाम है लहुरा देव। क्या नाम है, लहुरा देव। तो देखो, अगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की कुछ समय पहले बात करें तो यह जो काल था लगभग 6500 ईसा पूर्व था, जहां पर इतिहासकारों ने कहा था कि कोल्डी हवा में
चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। और खोज होती गई, लेटेस्ट जानकारी आती गई, तो क्या हुआ, अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लौरादेव में लगभग 9000 ईसा पूर्व के जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब अगर आपके सामने आए कि भाई चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए, प्राचीनतम, तो अब लगाना लौरादेव, वो 9000 ईसा पूर्व का है। तो ये दोस्तों कहाँ है, दक्षिण भारत में, संगनकल्लू तमिलनाडु में। ठीक है, आमरी कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। कोलडीवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद का दोस्तों बिहार में। ठीक है, अब देखो सवाल को पढ़ो आप, नव पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक और आपका, ठीक है, लौह युगीन, यानी कि वह स्थल जहां से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं और ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं और वहां पर लोहे पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। वो कौन सा स्थल था, काफी लंबा हो गया ना, तो दोस्तों वो था आपका चिरांद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सरकंडे के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते, काफी ज्यादा लंबा हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, पैसरा बिहार, कुलियाना महाराष्ट्र या सिंगी तताब राजस्थान। बेहतरीन सवाल, देखो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आजकल। आप कहोगे यार कहाँ से मास्टर नया नया सवाल ला रहा है। नया नया सवाल है ना। अंशु जी करिए, अररिया राजा सत्यावा, समझ नहीं आया मेरे क्या करें। अतरन जी खड़ा, यूपी, वेरी गुड। ब्रांच एज, वेरी गुड। और कबीर लौरादेव, संत कबीर नगर, ठीक है, लौरादेव, वेरी गुड। अक्षय, वेलकम जी आपका। अक्षय जी कह रहे हैं सुपर क्लास है सर आपकी। अच्छा, थैंक यू साहब, थैंक यू। दोस्तों देखो भाई, लाइक वाइक भी करते रहो यार, आपका भी मनोरंजन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो यार कहते हैं कि यार हिस्ट्री जो है बड़ी बेवफा होती है। आप दिन में पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, दिन में सफा हो जाती है ना। किस किस के साथ में होता है ऐसा, मैं सच बताऊं मेरे साथ में भी होता है ऐसा। मैं रात को पढ़ता हूँ हिस्ट्री, दिन में सफा हो जाती है। बड़ी बेवफा है यार हिस्ट्री ना। तो अगर आप ऐसा पढ़ोगे ना, तो मैं जिंदगी में गारंटी ले रहा हूँ कहीं भूल नहीं पाओगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यार कहते हैं मैं हंसते हंसते चुटकियों में सिखा दूंगा आपको मेरी हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप कोर्स ऑन कर लोगे ना, माँ कसम गा रहा हूँ भाई। आपको ऐसा मजबूर करूंगा पढ़ने के लिए, जिंदगी में आप याद रखोगे यार किस मास्टर से पंगा ले लिया हमने यार, उसने नेट जरब करवा दिया, हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं उसने। तो कौन सा समित नहीं है। ज्वालापुरम, दोस्तों ज्वालापुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, दूसरा पैसरा कहाँ है, बिहार में। वेरी गुड, जहां पर क्या मिला, तो सरकंडे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हे के सरकंडे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और तालाब के साक्ष्य मिले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई बार आ चुका है। तीसरा कुलियाना महाराष्ट्र, यही कहते हैं कुलियाना कहा, तो ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, तीसरा सिंगी तालाब, ये तालाब है यार, ये तालाब राजस्थान में। ठीक है, तो भाई कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है यार। जो आपको लगता है ना, तो आपने देखे हो ना 3D फिल्म, तो कहते हैं कि आमिर खान कहता है भाई कि जो आपको काम सबसे लगे ना भाई, सबसे कि भाई मैं असंभव लगे, उसी काम को करने में मजा आता है। कहते हैं ना भाई, आपको अगर लगता है ना कि भाई कि नेट जरब नहीं हो सकता, भाई खाओ अपनी माँ की कसम, दिखा दो आपकी बार नेट जरब करके। ठीक है,
तो इस तो मैं कह रहा हूं इतना मजा आने वाला है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 सही कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। हर एक बार इसमें से सवाल आता है जमाव। आप कहते हैं जमाव क्या है? दूध का जमाव है, दही का जमाव है, मठा का जमाव है, किसका जमाव है? देखो दोस्तों, सबसे पहले जमाव क्या है जान लेते हैं। जमाव, ठीक है। आप कह रहे होंगे मैं बहुत हंस रहा हूं, बड़ा पागल पागल है ये मास्टर, है ना? तो जमाव क्या है? जमाव जैसे कि किसी तालाब या समुद्र के किनारे, ठीक है, या कुछ ऐसा स्थल जो आर्द्र स्थल हो, जहां पर नमी हो, ठीक है, नमी स्थल, ठीक है, वेस्टलैंड बोलते हैं उसको, नमी स्थल। अब होता क्या है दोस्तों, जमाव मैं बता रहा हूं आपको। जमाव का मतलब ये कि माना कोई है तालाब है और पानी की जो हवा चलती है तो पानी पर क्या बनती है? लहर बनती है। तो बार बार पानी इस किनारे पर लगता है, ठीक है, आपको पता होगा। और आपने देखा होगा जो समुद्र है, समुद्र का जो लहरें आती हैं तो वो पानी पर एक दोस्तों क्या बनाती है? चिकना चिकना पदार्थ बनाती हैं, ऐसे करके ज्वार भटा आता है। तो एक वहां क्या होता है, कहते हैं एक चिकना चिकना जमाव सा हो गया, तो उसको जमाव बोलते हैं। या कोई वेस्ट मटेरियल एक साथ जम गया हो, या पशु पक्षियों के अवशेष जम गए हो, ठीक है, या कुछ ऐसा रूपांतरण हो गया हो जिसको जो है जमाव बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, अब कुछ इतिहासकारों ने ऐसे जमाव की खोज की है। तो सबसे पहला जमाव कौन सा खोजा गया था, दूसरा कौन सा खोजा गया था, तीसरा कौन सा खोजा गया था, चौथा कौन सा खोजा गया था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो भाई याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो खोजा गया था दोस्तों, वो खोजा गया था श्यावल। याद रखिएगा, भूलना मत, श्यावल जमाव, ठीक है, श्यावल जमाव याद रखिएगा। दूसरा जो खोजा गया था वो पटपरा, पटपरा, पटपरा। तीसरा जो खोजा गया था दोस्तों वो था आपका बाघोर, ये कहाँ है? राजस्थान में है। और चौथा आपका खैतोनी। अब मत भूलना, ठीक है। यानी कि ऐसे जमाव जो बड़े बड़े मोटे कंक्रीट के थे, तो सबसे पहले खोजा गया श्यावल, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में है, ठीक है। पटपरा बिहार, मेरे ख्याल से बिहार मध्य प्रदेश में है। बाघोर राजस्थान में है, ठीक है, खैतोनी भी राजस्थान में है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला श्यावल, सीप बार, सीप बार, इसकी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। सीप सिर पर, सिप बार, सिप बार, सिप बार, ये क्या है? इसकी ट्रिक है सिप बार, सिप बार, यानी कि सिप बार बार करो तो क्या होगा? सिप कहाँ चलता है दोस्तों? सिप चलता है आपका समुद्र में, तो सिप पर बार करो तो क्या होगा? आपका जमाव निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने आंसर दिया है, नहीं दिया? अच्छा जी, चावल के प्रकार, अराज्य, सत्यवा, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं सर, याद रहता है मोस्टली। झोपड़ी, पैसरा, बिल्कुल राइट 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 सर। 26 वाचिंग एंड 30 लाइक। ओह, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में किस स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके प्राप्त हुए हैं? देखो, मैंने कल परसों इंटरव्यू लिया था आपका, यही सवाल मैंने बार बार दोहराया था, भूल मत जाना। जो हमारे कोर्स में भाई बता रहा हूं मैं, गड़बड़ी मत करना, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भाई। देखो, शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ा पक्षी है, उसके बड़ा सा ही अंडा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अंडे में से जब शुतुरमुर्ग का बच्चा निकला तो क्या हुआ, ये जो है फूट गया। अब फूट गया तो क्या हुआ, उस काल के मानव ने आधे अंडे पर क्या किया दोस्तों, क्योंकि भाई कम से कम 3-4 फुट का होगा, तो इस पर क्या किया, इस पर जो क्या किया, इस पर जो है लाल कलर की, लाल कलर बनाऊंगा, लाल कलर की क्या बनाई दोस्तों, चित्रकारी बनाई।
ये क्या है? ये शुतुरमुर्ग का भैया ये अंडा है, का अंडा का छिलका। ठीक है। अब उस समय के मानव ने क्या किया, उस पर जो है चित्रकारी की। तो ये जो सबसे प्राचीन मिली है, आप देखो एक ही जानते होंगे इसमें से, आप एक ही जानते होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप जानते हो तो भाई 5 रुपए आपको इनाम है। ये सवाल जानते हो तो मैं देखता हूं कौन सही करता है। इस सवाल को कौन सही करता है, 5 रुपए इनाम है भाई। मेरा नंबर है 8755475312। ये फोन पे नंबर हाई भेज देना दोस्तों, 5 रुपए मिलेंगे आपको अगर 1 मिनट में आपने आंसर दिया तो। मैं देखता हूँ कौन से देता है। सुनील कुमार देवराज जी कह रहे हैं आपने पढ़ाने और समझाने का तरीका बहुत बेहतर है, आपके काम अवश्य करवाएंगे कि पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतर और अधिक संख्या में करवाएंगे, जो एग्जाम में आने वाले सवाल है उसको। यूनिक गुरुजी वेलकम आपका। प्रियांजलि जी कह रही है 11 का फर्स्ट। अर्जुन जी बी कह रहे हैं। सुमन जी सी कह रही हैं। मधु जी सी और यूनिक गुरुजी 4। पटने, अरे प्रियांजलि जी आप तो महाराष्ट्र की हैं, आप तो पटने बोलोगे ही। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो इसमें पटने भी है, चंदी साल भी है, रामनगर भी है, रेनीगुंटा भी है। आप बताइए भाई 5 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। किसको बोला? सुमन कात्याल जी को। वेरी वेरी बहुत बहुत भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन जी, ये सवाल बहुत ही शानदार है और आपने एक ही झटके में इसका आंसर दिया। बहुत बहुत सुमन जी, आपको 5 रुपए नहीं 10 रुपए मिलेंगे आपको। यूनिक गुरुजी कह रहे हैं सर अकेली टेस्ट सीरीज चाहिए। बिल्कुल चाहिए तो मिल सकती है यूनिक जी, केवल 499 रुपए में 6 महीने का लगभग आपको 10 से 20 हजार सवाल मिलेंगे ऐसे ही। ठीक है भाई, देखो मैंने बताया ना कि आप, मैं जिस दिन मैंने कोर्स लॉन्च किया उससे पहले ही जो है कोर्स सेल हो चुका था, परचेज कर लिए थे बच्चों ने। तो देखो दोस्तों, भारत के उच्च पुरापाषाण काल, ये जो काल था ये निम्न पुरापाषाण काल का तीसरा चरण था, के संदर्भ में किस स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके प्राप्त हुए हैं। देखो दोस्तों, अब भूल मत जाना, पटने भी ठीक है, चंदे साल भी ठीक है और रामनगर भी ठीक है। इन स्थलों से अब लेटेस्ट जो खुदाई हुई है पटने से, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, चंदे साल भी है अब और रामनगर भी है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सुमन जी, आपको मैं क्लास के बाद भेज दूंगा 10 रुपए। ठीक है। यूनिक गुरु जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर। भाई आपको भी, मैं तो भाई आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो 12वां सवाल, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। देखो ये कई बार आ चुका है सवाल। देखो अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हो तो जो खुदाई होती है ना, किसी स्थल की खुदाई है, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है कि कितने तरीके से खुदाई होती है। ठीक है, मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बिल्कुल जो का त्यों मैंने बताया है कि भाई एक तो लंबाई में खुदाई होती है और एक होती है गहराई में खुदाई। देखो खुदाई किस प्रकार होती है, माना कोई स्थल है दोस्तों, ये कोई स्थल है। ठीक है, माना भाई कोई स्थल है ये। ठीक है, अब इतिहासकार क्या करेंगे कि भाई क्या करेंगे, अगर वो लंबाई में खुदाई करेंगे तो क्या करेंगे, वो 1-1 फुट की खुदाई करेंगे, 1-1 फुट की। माना उनको लंबाई में खुदाई करनी है तो लगभग वो 1-1 फुट की जो है खुदाई करते रहेंगे चारों तरफ, 1 फुट से अधिक खुदाई नहीं करेंगे। 2 तरीके होते हैं ना,
लंबाई और गहराई। तो जो लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत, तो वो दोस्तों क्या होता है, संस्कृति के विस्तार का, यानी कि ये जो संस्कृति है या ये जो स्थल है वो कितने लंबाई क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अगर एक होती है क्षैतिज, यानी कि गहराई में, इस तरीके से, यानी कि अब देखो गहराई में खोदने का क्यों खोदते हैं कि भाई ये जो स्थल है वो कितना प्राचीन है। जैसे कि आपके घर में जो बोरिंग वगैरह होते हैं उसमें दोस्तों क्या निकलता है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं। ठीक है, तो वो जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं वो एक चरण को दर्शाते हैं कि भाई ये इस चरण का पत्थर है। तो इसी प्रकार जब हम क्षैतिज खुदाई करते हैं तो उसको वह दोस्तों होता है चरण, यानी कि ये जो स्थल है वो किस किस चरण से गुजरा हुआ है। अंशु कुमारी है जी, सर मेरे को भी टेस्ट सीरीज चाहिए। बिल्कुल, देखो आपको अगर चाहिए तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, 999 की टेस्ट सीरीज है जिसको अभी केवल 499 रुपये में दिया जा रहा है। मेरा अनुभव कहता है दोस्तों आप कर लीजिए, मार नहीं खाओगे कभी भी जिंदगी में, बहुत शानदार टेस्ट है। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक भी आपको मिल सकती है, 700 रुपये में 3 बुक हैं, मेरी खुद की लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब ये देखो लंबवत यानी कि लंबाई, अब आंतर गलत मत करना, लंबाई। तो देखो दोस्तों, जो 12वां सवाल कह रहा है आपसे कि भाई जो लंबवत पातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, तो भैया कौन सा लगाओगे आप दोस्तों, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है दोस्तों, लंबवत, शायद मैंने गलत बता दिया दोस्तों, क्षैतिज होता है ये वाला, सॉरी, देखो लंबवत होता है ये वाला, लंबवत में लंबाई में, सॉरी, लंबवत, लंबवत मतलब लंबाई में, और क्षैतिज मतलब ऊपर ऊपर। तो भाई जो लंबवत है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन का, कि भाई जितनी, और देखो जब लंबवत खुदाई करते हैं तो छोटे मोटे क्षेत्र में खुदाई करते हैं, यानी कि 4-5 फुट का गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे को नीचे तक खोदते हैं कि जहां तक वो पानी निकलता है, तो लंबवत। ठीक है, तो हो गया संस्कृति के काल मापन का, भाई कितने काल में ये डिवाइड है। अगर हम संस्कृति के विस्तार के बोलते हैं तो ये होता है क्षैतिज। ठीक है, तो अब भूलना मत भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक, बहुत ही बड़े सवाल है भाई। देखो ऐसे ऐसे सवाल मैं आपके इंटरव्यू पूछता हूं, आज मैं लाया हूं तो हल्के हल्के सवाल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर कमान का विकास पाषाण उपकरण की दृष्टि से महान तकनीकी क्रांति थी। भैया देखो मैंने बताया आपको पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले का नाम क्या है, पुरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, ठीक है, और तीसरे का नाम बताया मैंने आपको नव पाषाण काल। ठीक है भाई साहब, अब जो मैंने आपको बताया था कि जो पुरा पाषाण काल के जो औजार थे उसमें हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार, चापर चापिंग, चापर चापिंग, पेबुल, पेबुल संस्कृति बोलते हैं इसको, पेबुल संस्कृति। ठीक है, और अगर हम भैया मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूं आपको। इसको भैया
प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रामक काल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? पशुपालन की शुरुआत हुई, ठीक है, और चित्रकारी की शुरुआत होती है। चित्रकारी का परिपक्व काल था ये। इसमें धर्म का ठीक है, धर्म भी आया इसमें, समाधान प्रकरण भी आया इसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, और जो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण 5 से 6 सेंटीमीटर के लंबे लंबे औजार थे। तो माइक्रोलिथ उपकरण औजार या सूक्ष्म। देखो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 296 जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिल जाएगी। देरी मत करना भाई, तुरंत डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत सवाल है इस पे। तो भाई ये जो मध्य पाषाण काल में एक कहते हैं कि भाई जो औजार थे वो काफी पतले पतले थे, जैसे भाले, तीर कमान। ठीक है, तो जो तीर कमान हुए, तीर कमान, ठीक है, तीर कमान का मतलब क्या था दोस्तों? धनुष बाण। धनुष बाण से अब क्या था कि भाई बड़े बड़े जानवरों को ना मारकर छोटे छोटे जानवरों को अब इंसान मारने लगा। ठीक है, तो तीर कमान जो है वो आपका मध्य पाषाण काल की विशेषता है। तीर कमान से तो छोटे छोटे जानवरों को मारने लगा, और उसी तीर कमान से दोस्तों अब पक्षियों को मारने लगा, उसी तीर कमान से मानव तालाब में मछलियों को मारने लगा। ठीक है, तो भाई ये जो सवाल है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण काल। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अंशु कुमारी जी कर रही है मध्य पाषाण काल, छोटे छोटे हथियार। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, कितना गजब सवाल है। और देखो ऐसे ही आपको हमारे प्रैक्टिस चार्ट में मिलेंगे सवाल, जो बुक है हमारी, ऐसे ही सवाल आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों, आपको 2 डेमो टेस्ट हमने फ्री कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं डेमो टेस्ट में मजा नहीं आया तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना, आप बिल्कुल भी मत खरीदना टेस्ट सीरीज को। मैं दोस्तों गारंटी ले रहा हूं, अगर 60 सवाल भी ठीक कर दो ना आप, 60 सवाल भी, ठीक है। और देखो टेस्ट में क्या है, टेस्ट में आपको आंसर भी मिलेंगे और उसकी आंसर की भी मिलेगी। जैसा आप नेट के एग्जाम में देते हो कंप्यूटर पर, ऐसे ही स्क्रीन है, सेव करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, लास्ट में सबमिट होगा, टाइम चलेगा आपका। ठीक है, तो आपकी टाइमिंग की भी तैयारी होती रहेगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन मध्य पाषाण काल से संबंध नहीं है? बहुत ही बड़े सवाल है भाई, बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। लकड़ी की डोंगी के सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय मध्य पाषाण काल को ही जाता है। लकड़ी की डोंगी, या ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि भाई अब क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में लोगों ने लकड़ी के जो है झोपड़ी वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, गुफाओं में। ठीक है, डोंगी। दूसरा, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से मिलते। बिल्कुल राइट है भाई। देखो इससे पहले मध्य पाषाण काल से पहले जो है हमें अस्थि पंजर नहीं मिलते। CL कार्लाइल ने जो है सबसे पहले मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर की खोज की थी। यह सवाल भी आ चुका है। तीसरा, मृदभांड परंपरा का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। भैया यही गलत है,
क्योंकि जो मृद भांड थे, इनकी बर्तन, घड़ा, चिमटा फूकना, है ना, जो शुरू हुए वो नव पाषाण काल में शुरू हुए। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। चौथा, शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत, मैंने बताया दोस्तों आप कि भाई मध्य सरकार की विशेषता थी, छोटे उपकरण, धर्म, दफनाने की प्रथा जो है इसी काल से शुरू। तो चौथा भी सही है, जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बेहतरीन सवाल है भाई, मैं कहता हूं ये सवाल सबसे अच्छा है, सवाल सबसे बेहतरीन सवाल है। लगता है रात हो गई इसलिए जो है सब चले गए हैं, चलो कोई नहीं भाई, बस जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है इतनी रात में। ठीक है, कल से जो है सही 9 बजे से शुरू करेंगे। ठीक है, चिंता ना करना, क्योंकि भाई आज मुझे सेटिंग नहीं हो रही थी कैमरे की, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो लाइक बैक करते रहो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका की जो खोज की थी वो B.S. पाकड़कर महोदय ने की थी। और ये कहाँ है भीमबेटका? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। तो भीमबेटका के शैल चित्रों में जानवरों के दृश्यों का वर्चस्व है। वेरी वेरी बहन, मैं कह रहा हूं सबसे शानदार सवाल है ये। देखो, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी भीमबेटका की, तो मैंने दिखाया था कि बहुत सारे आदमी जो है एक गैंडे को मार रहे हैं, भैंसे को मार रहे हैं, उसके पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, भीमबेटका के शैल चित्रों में जानवरों के दृश्यों का वर्चस्व, बिल्कुल राइट है जी, गलत नहीं है ये। दूसरा, भीमबेटका के ऐतिहासिक काल से कुषाण एवं गुप्त काल की ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख मिले हैं। बिल्कुल राइट है जी, कोई भी डाउट नहीं है, लेटेस्ट खबर है ये, लेटेस्ट न्यूज है आपके लिए। ठीक है, तीसरा, गणपति का प्राचीनतम चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल राइट है जी, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये भी नए नए सवाल आ रहे हैं आपके लिए, नए नए सवाल है। ठीक है, पांचवा, भीमबेटका के शैल चित्रों में लिंग के आधार पर किसी प्रकार का श्रम विभाजन प्रतिबिंबित नहीं होता है। देखो यही गलत है, क्योंकि देखो दोस्तों, हमने चित्र देखे थे तो क्या मिला आपको कि भाई जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं क्या कर रही हैं दोस्तों? घर के काम कर रही हैं, ऐसी चित्रकारी पाई गई है। और जो पुरुष हैं, वो दोस्तों बाहर के काम कर रहा है, जैसे कि जानवरों को मार के लाना, अपने पेट को, अपने परिवार को पालना। तो वे इसी को बोलते हैं श्रम का विभाजन, काम का विभाजन। आज भी यही होता है, जो घर के ज्यादातर पुरुष होते हैं वो घर का बाहर का काम करते हैं, कमा कर लाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं ज्यादातर 90% जो है गृहिणी होती हैं। ठीक है, तो भाई जो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो भाई दोस्तों आप सही बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठोक देना लाइक। ठीक है, देखो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो केवल 499 रुपए में 6 मंथ है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक्स अपने घर बुलानी है, तो भाई बुक जो बुलानी है प्रैक्टिस सेट की, वो केवल 700 रुपए में आपके घर, सर्विस चार्ज वगैरह सब इसी में है। 3 बुक हैं। ठीक है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो भाई 6 महीने का कोर्स 3000 में है। सबसे सस्ता 1 साल का 4 में है और 2 का 5 में है। ठीक है, अगर आपको भाई मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर है
5547528218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। भैया जी बताना कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, एक बार सब कमेंट पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छी, निरंजन जी कह रहे हैं बहुत अच्छी, सुमन जी बहुत अच्छी, प्रकाश नाथ जी कह रही है सर बहुत अच्छी लगी क्लास, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों इतनी रात में आपने क्लास देखी, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद यार। आज मेरी पहली क्लास बिल्कुल आपके सामने लाइव है। ठीक है, तो बहुत मजा आया, ऐसा लगा आपकी से आपके सामने ही, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो धन्यवाद। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों को बड़ों का सम्मान करते रहिए। ठीक है, तो ऐसे हंसते गाते खिलखिलाते हुए आपकी जिंदगी कटे, ऐसी कामना मनोकामना करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर यार अपना फर्ज निभा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए जरूर कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।